नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो बिजनेस लॉ का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप के साथ साथ इसके नेचर्स को भी जानेंगे। पार्टनर्स का नेचर क्या होता है, उनके ड्यूटीज़, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या काम है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप जब नाम सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसा चीज़ आता है कि बिजनेस है, कोई उस बिजनेस में कोई अपना एफर्ट लगा रहा है, कोई पैसा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये क्या सही है, ये लीगल प्रोसेस है? ये सारे मन में हमारे सवाल आते हैं कि पार्टनर किस तरीके के होते हैं, कितने पार्टनर्स होते हैं, या फिर पार्टनर का क्या राइट है उस बिजनेस के ऊपर, वो उसके क्या ड्यूटीज़ है, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन सभी को आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हम लोग को बताया गया है 1932 के अंडर कि पार्टनरशिप या फिर पार्टनर, अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप या फिर पार्टनर आता है तो उस बिजनेस को हम लोग फर्म कहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फर्म कहते हैं। जिस बिजनेस में अगर आप पार्टनर ले आ रहे हो तो वो एक तरह का फर्म हो जाता है। और फिर वो फर्म का जो नाम होता है, वो बिजनेस अगर पार्टनर चाहे तो जो आपने नाम रखा है वही नाम रहेगा, नहीं तो अगर वो चाहे तो फिर अपना नाम भी उसमें अगर वो इंक्लूड करना चाहता है तो वो कर सकता है। और ये जो होता है लीगल एग्रीमेंट होता है, इसमें ये कोई भी इलीगल प्रोसेस नहीं होता, ये एक लीगल एग्रीमेंट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे बनता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को किस तरीके से समझाया गया है। पार्टनरशिप रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बिजनेस में अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस में किसी पार्टनर को रखना चाहता है और वो पार्टनर जब रख रहा है तो उसको इस चीज़ में एग्री होना पड़ेगा कि उस बिजनेस में उसका जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, जो कुछ भी लॉस हो रहा है, वो दोनों में इक्वली बटेगा। हो सकता है रेशियो उनका कम बेसी हो, किसी का 60 हो, किसी का 40 हो, किसी का 70, किसी का 30, या फिर 2 से और भी ज़्यादा लोग का हो सकता है, 20-20-20 भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह का पार्टनरशिप फर्म इससे हम लोग कह सकते हैं। तो ये होता है पार्टनरशिप फर्म। फिर इसके अंदर क्या आता है, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। अगर कोई पर्सन यहाँ पे जैसे कि बताया कि कोई एक्स्ट्रा पर्सन फिर से री एंटर करता है तो उसको भी पार्टनर ही कह सकते हैं। अगर वो इंडिविजुअली चला रहा है और उसके बाद कोई ढूक रहा है तो भी वो ऐड हो सकता है, उसको पार्टनर ही कहेंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ नेम ऑफ अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। अब अगर वो इंडिविजुअली कोई चला रहा है और उसने कोई नाम रख लिया, पर्टिकुलर नाम, तो वो चाहे तो चेंज कर सकता है और नहीं चाहे तो चेंज नहीं भी कर सकता है। जैसे कि अभी मयंक स्टडी पॉइंट, अगर मैं चाहूँ किसी दूसरे टीचर को इसमें ऐड करूँ तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं मुझे बोलेगा कि मैं मयंक हटाना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ स्टडी पॉइंट रख दीजिए, मयंक्स को मैं हटाना चाहूँगा। तो ये एक लीगल प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये एक लीगल प्रोसीजर है और मुझे हो सकता है हटाना भी पड़े। अगर कोई टीचर मेरे YouTube चैनल पे अगर आकर आप सभी को पढ़ाए तो, और नहीं जब तक पढ़ाएंगे तब तक ये फर्म मेरा ही है, बिजनेस मेरा ही है, इसका जो भी प्रॉफिट होगा मुझे मिलेगा, इसका जो भी नुकसान होगा वो मुझे मिलेगा। ये सारा चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 से पहले कहाँ था? ये इससे पहले सेक्शन 239 में चैप्टर नंबर 11 में 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर पाया जाता था। इसमें क्या था कि द रिलेशन विच subsists between person who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profit thereof between them। तो जैसे कि मैंने सेक्शन 4 में बताया, ठीक उसी तरीके से 239 में भी, सेक्शन 239 में भी बताया गया है कि अगर कोई आदमी, कोई 3-4 आदमी जो एक दूसरे का अच्छा फ्रेंड हो सकता है, अच्छा बॉन्ड हो सकता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हो सकता है। तो अगर कोई आदमी अपना प्रॉपर्टी दे रहा है, कोई लेबर दे रहा है, कोई
पैसा दे रहा है, कोई स्किल दे रहा है और उस बिजनेस को चला रहा है, और वो बिजनेस जब प्रॉफिट करेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली सभी के बीच में बांटा जाएगा। ये 239 एक्ट में बताया गया है सेक्शन में। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं तो पार्टनरशिप हैज़ नॉट बीन फाउंड ईजी टू डिफाइन। पार्टनरशिप जो है वो लगता है कि बहुत ईजी है समझाना समझना, लेकिन वो उतना ही टफ हो जाता है। एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड ऑथर्स हैव डिफाइंड द टर्म्स इन वेरियस वेज। पार्टनरशिप को बहुत ही अलग अलग तरीके से, बहुत ही वेरियस वेज से समझाया गया है एमिनेंट जूरिस्ट और ऑथर के थ्रू। अकॉर्डिंग टू केंट के अनुसार पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन टू प्लेस देयर मनी, इफेक्ट्स, लेबर एंड स्किल और सम or all of them in lawful commerce or business, and to share the profit and bear the losses certain proportions। तो जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया सेक्शन 4 में, उसी तरीके से केंट भी यही चीज़ बता रही कि पार्टनरशिप जरूरी नहीं कि सिर्फ दो लोग के बीच में ही होता है, ये दो लोग से ज़्यादा के बीच में भी बनता है और ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कोई पैसा लगाता है, कोई इफेक्ट, लेबर इफेक्ट लगाता है, कोई स्किल लगाता है, कोई प्रॉपर्टी लगाता है, कोई कुछ। तो जो भी आदमी बिजनेस में कोई भी चीज़ लेकर आ रहा है तो उसको हम लोग पार्टनर कहते हैं। आप लोग अगर क्लास 12 में अकाउंटेंसी के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो अकाउंटेंसी में आप पार्टनरशिप पढ़े होंगे। पार्टनरशिप तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप रेशियो में कि कोई पैसे लेकर आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी इतने रुपए का लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, तो उन सभी का एक वैल्यू होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कि इन सभी का वैल्यू होता है और उनको भी हम लोग पार्टनर कह सकते हैं। फिर फर्दर में अब दूसरा अगर डेफिनेशन देखें तो पॉलक ने क्या कहा था। पॉलक, याद रखिए, वही आदमी है जो सेक्शन 4 को 239 से हटाकर सेक्शन 4 में लेकर आया था। Pollock defined partnership as the relation which subsists between a person who has agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them on behalf of all of them। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, सेम थिंग यहाँ भी बताया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेचर्स ऑफ पार्टनर के बारे में कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह का फॉर्म कह सकते हैं, वेयर टू और मोर पर्सन कम थ्रू फॉर जॉइंटली कैरिंग ऑन सम बिजनेस। और जहाँ पे दो से अधिक लोग या दो लोग मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलाते हैं। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सोल ट्रेड बिजनेस। और ये एक सोल ट्रेड बिजनेस का इम्प्रूवमेंट होता है कि पहले वो सोल था, अभी वो उसमें और एक जन जुड़ गया तो वो और भी अच्छे से काम करेगा। उसमें दो लोग का दिमाग, दो लोग का स्किल, दो लोग का पैसा ये लगेगा। वेयर वन सिंगल इंडिविजुअल विथ हिज रिसोर्सेज, स्किल एंड एफर्ट कैरियर्स ऑन हिज ओन बिजनेस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज of single person being involved in the sole trade business। तो जब अगर कोई बिजनेस अगर कोई अकेला आदमी चला रहा होता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं होते, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाता है। वो जितना अपना 100% दे रहा है तब भी उस बिजनेस के लिए वो एफर्ट बहुत कम हो जा रहा है। तभी क्या करता है, उसी को हम लोग सोल ट्रेडर बिजनेस बोलते हैं। तभी अगर वो बिजनेस को अपना लार्ज करना चाहता है, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना चाहता है, तो उसको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, स्किल्स की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो दूसरे लोगों को भी ढूंढने लगता है, इन्वेस्टर्स को एक तरह से बोल सकते हैं जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके पार्टनर्स होते हैं। तो वो पार्टनर ढूंढने लगता है कि उनके बिजनेस में कौन और इंटरेस्ट रखता है, कि उनके बिजनेस को और आगे कौन चलाए। जिसका हम लोग सीधा उदाहरण हम लोग ये तरह अभी देख सकते हैं कि जो चैन मार्केटिंग होती है, चैन मार्केटिंग जो भी चल रहा है, बहुत सारे कंपनीज है जो चैन मार्केटिंग कर रहे हैं कि आप अपना प्रोडक्ट बेचो, आप उनको रिकमेंड करो, वो उनको रिकमेंड करेगा, इस तरीके से। तो ये भी एक तरह से पार्टनरशिप फर्म ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे एक छोटा सा जगह से स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोगों को और अपने एफर्ट्स के साथ और अपने कंट्री टू कंट्री एफर्ट्स लेने के लिए, स्किल लेने के लिए उसमें वो लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो उसे भी एक तरह से पार्टनरशिप फर्म कह सकते हैं। तो ये है ड्यूटी लिमिटेशन।
तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अब जब इसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, अ लार्जर बिजनेस रिक्वायरिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ सोल ट्रेडर कैन नॉट बी थॉट ऑन इन सच अ फॉर्म of business organization. In a partnership, on the other hand, several persons could pool their resources and efforts and could start a much larger business than could be afforded by any of these partners individually. In case of loss also, the burden gets divided amongst various partners in a partnership. अब यहाँ पे क्या, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको इक्वली डिवाइड करना है, अगर आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी वो आप एक दूसरे के साथ उतना ही डिवाइड करेंगे जितना आप लोग का रेशियो है, उस रेशियो में ही आपका लॉस भी डिवाइड होगा और सारा बर्डन भी आपके बीच में ही डिवाइड किया जाएगा. द न्यू कंपनीज एक्ट हैज prescribed the maximum number of members in the case of partnership firm not to be more than 100. कंपनीज एक्ट के अंदर जब हम लोग इसको देखेंगे, कोई भी कंपनी एक्ट के अंदर, तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो पार्टनरशिप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग का होना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग का होना चाहिए, ज़्यादा 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एज पर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956, द मैक्सिमम लिमिट इन द केस ऑफ partnership was 10 and 20 for banking business and other business respectively. अगर हम लोग पहले के कंपनीज एक्ट में देखें कि 1956 एक्ट में क्या था, तो उसमें एक मैक्सिमम लिमिट लगा हुआ था कि आप अगर आपका कोई बैंकिंग बिजनेस है या फिर दूसरा कोई बिजनेस है तो उसमें 10 से 20 लोगों को आप पार्टनर बना सकते हैं. लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ कहीं कहीं पे चेंजेस हो चुका है, जहाँ पे आप 100 तक अपना पार्टनर बना सकते हैं. 100 से भी ज़्यादा लोगों तक, 100 से ज़्यादा नहीं, लगभग 100 लोगों तक का पार्टनर बना सकते हो. तो ये चीज़ होता है. द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज़ 2, जो हम लोग कॉमर्स में, हमको याद है कि मैं कॉमर्स बैच से हूँ तो मुझे याद है कि जब मैं पार्टनरशिप पढ़ता था तो यहाँ पे वो चीज़ पढ़ाया गया था. तो अगर आप भी क्लास 12 में हो और अकाउंटेंसी करते भी हो तो उसमें आपको पार्टनरशिप में समझ में आता हो कि 10 से 20 लोग आपका मैक्सिमम नंबर हो जाता है और मिनिमम 2 लोग होते हैं कि आपको बिजनेस में पार्टनरशिप अगर क्रिएट करना है तो. इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज द मैक्सिमम लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम 50 to 200. अब अगर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज की बात करें कि अगर कोई आपका कंपनी प्राइवेट है तो वहाँ पे आप 50 से 200 लोग तक बढ़ा दिया गया है, जो कंपनीज एक्ट 213 में आया है. There is however no maximum limit on the number of members in public company and therefore any number of persons can hold shares in a public company. The minimum number of members in the case of a public company is 7 and in the case of private company are 2. अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर मिनिमम हम लोग ढूंढे कि पब्लिक कंपनी और नॉन पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कितने लोगों का होना मिनिमम होना चाहिए, तो अगर आप हम लोग यहाँ पे बात करें मिनिमम पब्लिक नंबर की तो वहाँ पे 7 होता है, 7 लोग का जरूरत होता है. और अगर आप लोग बात करें किसी प्राइवेट कंपनी की तो वहाँ पे 2 लोग का जरूरत होता है. पब्लिक में 7 लोग मिनिमम होता है और प्राइवेट में 2 लोग मिनिमम होता है. इन द केस द पार्टीज इंटेंड टू ऑप्शन फॉर अ मच लार्जर बिजनेस दे कैन गो फॉर द कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इमेजिन देयर इज नो public company having 1 lakh members and each member has contributed 10 rupees for the business. This can be helpful and a better option for varied angels for running a business. It also poses the longevity of the organization and its people. तो मान लीजिए कि अगर कोई बिजनेस में 1 लाख मेंबर है और वो अगर 1 लाख मेंबर 10 रुपए करके भी अगर प्रेजेंट दे रहा है, अगर 10 रुपए करके भी पैसे दे रहा है बिजनेस में, तो वो कितना रुपए दे रहा है, तो उस पैसे से उसका बिजनेस भी चल सकता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा चल सकता है और वो एक लंबा समय तक भी चलेगा और उससे लोगों की भी मदद होगी. तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी शायद लिखे हैं. हाउ एवर इन कंपनीज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड वेयर एज द पार्टनरशिप प्रोवाइड्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी टू एवरी पार्टनर. In certain respect, a partnership is a more suitable from a business organization than a company.
अगर हम लोग किसी कंपनी का लाइबिलिटी यानी कि दायित्व तो समझे कि उसका लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कौन होता है, तो वो शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर का भी एक लिमिट होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में इतना ही, मतलब इतना ही लिमिट रहता है कि वो इतना ही लाइबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हर पार्टनर का ऊपर यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख दे सकते हो, 10 लाख रुपए दे सकते हो, या फिर आपको 10 लाख रुपए तक ही देना है, ऐसा। और द सर्टेन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ मोर सुटेबल फ्रॉम बिजनेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन अ कंपनी। और ये सबसे ज़्यादा सुटेबल तब होता है जब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी कंपनी के अलावा। फॉर द creation of partnership, all we require is just an agreement between parties, whereas in the case of company one faces a lot of procedural formalities which are time consuming too. अब यहाँ पे किन तरह के लोगों का जरूरत पड़ता है जब हम लोग पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग को एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए जिसमें अगर कंपनी को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या फिर कुछ फॉर्मेलिटी फेस करना पड़ रहा है तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो उसमें वो जितने भी पार्टनर्स होंगे उसके, वो उस पर टाइम दे सके, उनके बारे में वो सोच सके, समझ सके, टाइम दे सके उनको। ऐसा नहीं कि अभी पार्टनर बने और मुझे अभी प्रॉफिट चाहिए, ऐसा ही कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी चीज़ बिजनेस को फेस करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन सभी को आपको एक साथ मिलकर काम करना है, एक साथ मिलकर जज करके समझ कर काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है। इवन एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप रिक्वायर्स अ मेरे एग्रीमेंट, बट अ company follows a set of regulations that are somewhere hard to adhere to for every individual. Because of this distinct advantages of a partnership over a sole trade business and certain advantages even over a company, it is a very popular फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म भी होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी सोल ट्रेड बिजनेस था उससे वो हटकर अभी एडवांस कंपनी बनने जा रहा है, तो उसमें बहुत सारा एडवांटेज देखने को मिलता है, उसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। तो उन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 12 से लेकर 70 तक में कि पार्टनर्स का क्या राइट है, कि उनका क्या अधिकार है बिजनेस में, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी बिजनेस में अगर वो काम कर रहे हैं किसी फर्म में, तो उनका क्या अधिकार है। तो एवरी पार्टनर शॉल हैव राइट टू टेक अ पार्ट इन अ बिजनेस। सेक्शन ए में ये बताया गया है कि जितने भी बिजनेस के जितने भी तरह के पार्ट्स हैं, जितने भी तरह का प्रोग्राम्स होता है या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उस सभी चीज़ों में जितना कुछ भी इवेंट तैयार किया जा रहा है बिजनेस के अंदर, उन सभी में पार्टनर का पार्ट लेना, वो चाहे तो पार्ट ले सकते हैं। अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम किया जा रहा है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसमें चाहे तो वो पार्टनर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू एक्सप्रेस ओनियन बाय द पार्टनर सेक्शन 12C। सेक्शन 12C में क्या गया कि उनका ये अधिकार होता है कि अगर पार्टनर अपना ओपिनियन चाहे तो एक्सप्रेस कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि दूसरा का बात नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपना ओपिनियन भी दे सकते कि हाँ, अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ द फर्म सेक्शन 12D। अब यहाँ पे क्या होता है सेक्शन 12D में कि उनका राइट होता है कि आप कोई भी एक्सेस को बुक कर सकते हो, आप उस एक्सेस ऑफ बुक्स को पढ़ सकते हो, एक्सेस टू बुक्स कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है राइट टू प्रॉफिट। अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है आपका सेक्शन 13B में ये अधिकार है कि आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप अपना प्रॉफिट हक से मांग सकते हो कि मेरा ये प्रॉफिट हुआ है, मुझे अभी तक ये प्रॉफिट क्यों नहीं मिला, या फिर मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। अगर आपका रेशियो, अगर मान लीजिए आपका रेशियो 40 है तो आपको 40 से कम मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट कम क्यों मिल रहा है और सबको ज़्यादा मिल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ठीक ही मिल रहा है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। फिर द मनी इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर शॉल हैव इंटरेस्ट अटैच्ड टू इट सेक्शन 13C। अगर आपका पार्टनर का कुछ इंटरेस्ट होता है कि और भी वो पैसे इन्वेस्ट करें, तो सेक्शन 13C के थ्रू वो और भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ राइट्स। अब हम लोग उसके ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं कि उनके ड्यूटीज़ क्या क्या होते हैं। तो ड्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ
सेक्शन 9 इसका क्या होता है, ऑल द स्टेप्स और डिसीजन टेकन मस्ट हैव गुड conscience and good faith. There must be mutual trust among all partners in every step of business. Without good faith, a busy cannot run all the investment, and the exact profit ratio of the firm must be shared among the partners. ड्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ में क्या होता है कि आपका इसमें ड्यूटी बनता है कि अगर कुछ भी हो रहा है उस फर्म में, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज रखना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। फिर आपके बीच में, आपके पार्टनर्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, आप हर स्टेप में उनके साथ रहे। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप दूसरा अपने जो उसके आपके जो पार्टनर्स है बिजनेस के उसको नहीं बता रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उनको नहीं बता रहे हो, तो ये ड्यूटी नहीं बनता आपका ड्यूटी बनता है कि अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो आप उनसे बात करोगे, आपका जो बोर्ड मेंबर्स होंगे आप उनसे पहले बात करोगे, डिस्कशन करोगे, उसके बाद कोई स्टेप को आगे लोगे, जिसके कारण फ्यूचर में अगर आपका बिजनेस खराब हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो आप जवाब आप दे सकते हो कि हाँ मैंने तो आपसे पूछा था कि आपने लेकिन कुछ कहा नहीं, आपने हामी भर दिया या फिर कुछ भी एग्री कर दिया था, ये सारा चीज़। फिर आता है ड्यूटी टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर फिर से क्या बताया गया कि जो भी रेंडर होता है उसका फुल इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, अफेक्टिंग जितने भी उनके इन्फॉर्मेशन होता है, ये आपका ड्यूटी होता है कि अगर आप देख रहे कोई रेंडर वापस आ रहा है तो आप उस रेंडर का पूरा तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि हाँ ये क्या है, क्यों है, किस लिए आ रहा है, या फिर नया क्यों आ रहा है, क्या नया पॉलिसी आ रहा है, इन सभी के बारे में ये आपका ड्यूटी भी बनता है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। एम्प्लॉयज़ के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में और भी ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज़ में आप गलत हो तो आप दूसरे से जब बात करोगे, डिस्कस करोगे, तो जाहिर है कि आपका नॉलेज बढ़े। जैसे कि एक कहावत है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वही चीज़ हो रहा है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में और आप इसमें काम कर रहे हो तो आप जरूर है कि आप उससे बात, ये थोड़ा सा गलतियों से ही आदमी सीखते हैं। तो जब आप गलती करोगे तो फिर आपको वहाँ पे हमेशा वो गलती में आपको पॉइंट लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत किया था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फेस करने को मिला था, ऐसा प्रॉब्लम, तो वो गलती मैं नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड, सेक्शन 10C। आपका ये भी ड्यूटी बनता है कि अगर सेक्शन 10 के अंडर की अगर कोई एम्प्लॉय या फिर कोई भी पार्टनर अगर फ्रॉड करता है, बिजनेस के साथ कुछ फ्रॉड कर रहा होता है, तो आप उसमें तुरंत इमीडिएट एक्शन ले सकते हो। ऐसा आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा एक्शन नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपको एक टाइम पे आपका बिजनेस में आपको लॉस देखने को मिले, क्योंकि आप पार्टनर हो। तो अगर बिजनेस में लॉस होता है तो फिर आपका भी लॉस होता है। फिर ड्यूटी टू अटेंड द बिजनेस विदाउट रेमुनरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये ड्यूटी बनता है कि अगर कुछ भी मीटिंग हो रहा है, कोई भी बोर्ड मीटिंग हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको नॉर्मली बुलाया जा रहा है प्रेजेंट होने के लिए, तो आप उसको अटेंड कीजिए। बिजनेस के अंदर जो भी रेमुनरेशन के बिना ही अटेंड कीजिए, लेकिन आप उसमें आइए, उस चीज़ में आइए। सेक्शन 13 में यही बताया गया, देयर आर सेवरल सिचुएशन दैट मे अराइज इन द कोर्स ऑफ फर्म वेयर इन remunerate the partners with remuneration won't be possible in that particular time. The firm must not shut down and the activities of the firm shall run as it is. Hence the partners are duty bound to attend the firm conduct and management even when they are not remunerated. तो यही जो मैंने बताया वही चीज़ करना है। फिर हम लोग यहाँ पे आता है ड्यूटीज टू शेयर लॉसेस, सेक्शन 13B। अब यहाँ पे ड्यूटी बनता है हर पार्टनर का कि अगर आपका बिजनेस में किसी तरह लॉस हो रहा है तो सेक्शन TB के दौरान आप उस लॉस को शेयर करेंगे कि आपका ये लॉस हुआ है, वो लॉस हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने देखा आपका बिजनेस में लॉस हो गया तो वो सारे लॉस आपने ले लिया और अपने पार्टनर्स को आपने उसके पैसे प्रॉफिट के थ्रू दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। आपको वो लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे कि हाँ ठीक है, आपका भी लॉस हुआ है, मेरा भी लॉस हुआ है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यही होता है पार्टनरशिप का राइट्स और ड्यूटीज़ और नेचर। अगर आपको और भी कुछ जाननी है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।